दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, आज क्लास 12 का मानव भूगोल का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। ठीक है दोस्तों, जिसका चैप्टर का क्या नाम है? मानव बस्तियाँ। तो दोस्तों, मानव बस्तियाँ का कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने के लायक है, जो आ सकती है एग्ज़ाम में। तो वैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल में नए हैं वो लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन का दबाने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी वीडियो मैं डालूंगा पढ़ाई से रिलेटेड तो सबसे पहले आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने? बस्ती किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आप लोग मैं बता दूं कि मानव बस्तियां जानने से पहले बस्ती क्या है इसे जान लेते हैं। तो सॉरी दोस्तों, तो देखिए बस्ती किसे कहते हैं। बस्ती किसे कहते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे। बस्ती किसे कहते हैं, बस्ती के वर्गीकरण के आधार पर क्या है, देखते हैं हम लोग। आज यही क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मानव बस्ती किसे कहते हैं ये हम लोग पढ़ लेंगे। मानव निवास का वह संगठित रूप जहां लोग निवास स्थानों तक पहुंचने के लिए विभिन्न रास्तों के रूप में गलियां का प्रयोग किया जाता है, बस्ती कहलाता है। सीधे सीधे बोले दोस्तों, जहाँ पे मानव निवास करते हैं वो क्या कहलाएगा? मानव बस्तियाँ। ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे कहे तो जहाँ पे मानव निवास करता है वो मानव बस्तियाँ कहलाएगा। तो देखिए, आप लोग देखिए क्या कि मानव निवास का वह संगठित रूप जहाँ लोग निवास स्थानों तक पहुँचने के लिए विभिन्न रास्तों के रूप में गलियाँ का प्रयोग किया जाता है, बस्ती कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है नीचे में। बस्तियां का वर्गीकरण उस उनमें होने वाले कार्य के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? बस्ती पर होने वाले कार्य के आधार पर मानव बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। वह उनकी आकृति तथा उनमें पाई जाने वाली घरों की अवस्थिति के आधार पर किया जाता है। और किसके आधार पर किया जाता है? उनकी आकृति तथा उनमें पाई जाने वाली घरों की अवस्थिति। किस तरह से अवस्थिति है? स्थिति क्या है घर का? बिल्डिंग है या खपड़ा का घर है, किस तरह का है, तो उसके आधार पर भी किया जाता है। तो चलिए नीचे देखते हैं, नीचे क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रकारों के आधार पर, यहाँ पे देखिए प्रकारों के आधार पर बस्ती को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रकारों कार्यों के आधार पर बस्तियों को कितने प्रकार में, मतलब कितने भागों में विभक्त किया जाता है, विभाजित किया है दो भागों में। क्या क्या? पहला है क्या? ग्रामीण बस्ती, और दूसरा क्या है? नगरीय बस्ती। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा, देखिए पहला क्या है? ग्रामीण बस्ती, और दूसरा क्या है? नगरीय बस्ती। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। जिन बस्तियों में प्राथमिक क्षेत्र की संबंधित क्षेत्रों नहीं, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं, उन बस्तियों को ग्रामीण बस्तियाँ कहते हैं। कहने का मतलब है ग्रामीण बस्तियाँ जहाँ ग्राम पाया जाता है, मतलब क्या बोले, गांव घर आप लोग जानते होंगे, लोग बोलते हैं ये गंवार है, तो उन लोगों का बस्ती, या फिर गांव में आप जाइएगा तो वहाँ पर का बस्ती आप लोग देखिएगा किस तरह से होता है। तो वहाँ पर से आप लोग जान सकते हैं, कभी गांव घर में गए होंगे तो देखे होंगे किस तरह से बस्ती पाया जाता है। वो तो कहलाता है ग्रामीण बस्ती, जहाँ के कच्चे मकान पाए जाता है। ये सभी बस्तियाँ क्या कहलाएगा? ग्रामीण बस्ती कहलाएगा। जहाँ कच्चे मकान, झोपड़ी हो, झुग्गी बस्तियाँ पाई जाती हो, सभी ग्रामीण बस्ती कहलाएगा। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन बस्तियों में मुख्य रूप से क्या होता है? कृषि होता है, पशुपालन किया जाता है, खनन किया जाता है, वाणिज्यिक होता है, मत्स्य पालन किया जाता है, आदि कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण बस्ती में क्या क्या कार्य किए जाते हैं? कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन, ये आदि किए जाते हैं। इसके अलावा और भी कार्य किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ इतना लिखा हुआ है। और नगरीय बस्ती में क्या होता है दोस्तों? देखिए नगरीय बस्तियों में मुख्य रूप से द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र संपन्न किए जाते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र हो गया और भी विनिर्माण क्षेत्र हो गया, ये सभी
में कार्य करते हैं लोग या फिर जहाँ पे कार्य होता है वो सभी क्या कहलाएंगे, नगरीय बस्ती कहलाएंगे। तो चलिए ये कार्यों के आधार पर था और हम लोग देखेंगे आगे क्या आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर देखिए दोस्तों क्या दिखा हुआ है, आकृति के आधार पर बस्तियाँ के 5 प्रारूप होते हैं। क्या? रैखिक प्रारूप, तरक प्रारूप, आयताकार प्रारूप, प्रारूप प्रतिरूप और गोलाकार प्रतिरूप और पंख प्रतिरूप। तो घरों की अवस्थिति के आधार पर बस्तियों को 2 रूप में है। तो हम लोग क्या आकृति के आधार पर क्या देखें, देखिए दोस्तों आकृति के आधार पर 5 भाग में बांटा गया है, जो कि रैखिक प्रतिरूप, तरक प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, गोलाकार प्रतिरूप और पंख प्रतिरूप है। अब देखते हैं क्या घरों की अवस्थिति के आधार पर, मतलब घर की स्थिति के आधार पर, घर की स्थिति। ठीक है, कहने का मतलब है कि घर ये क्या बोलते हैं कच्चा मकान है कि घर किस तरह से मतलब बना हुआ है, घर नज़दीक है या दूर है, ये घर की अवस्थिति हो गया। तो उसके आधार पर देखते हैं कितने प्रकार की होती है। उसके आधार पर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। क्या है? सहन तथा प्रकीर्ण या बिखरी ग्रामीण बस्ती। सहन मतलब घना, आप घना कह सकते हैं। सहन मतलब घना कह सकते हैं आप लोग, जहाँ पर सघन बस्तियाँ पाई जाती है। उसके ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर सघन बस्तियाँ पाई जाती है वो क्या कहलाएगा? सहंत ग्रामीण बस्तियाँ। और जहाँ पे दूर दूर घर दूर दूर पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? प्रकीर्ण या बिखरी ग्रामीण बस्तियाँ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विश्व में ग्रामीण बस्तियाँ की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का स्पष्ट कीजिए। मतलब विश्व में ग्रामीण बस्तियाँ को की स्थिति को प्रभावित करने वाला किन्हीं 5 कारक को बताना है। ठीक है, और इसका स्पष्ट भी करना है कि किस तरह से मतलब करता है, क्या है इसमें, तो वो चीज़। तो देखिए उत्तर में क्या लिखा हुआ है। विश्व में ग्रामीण बस्तियाँ की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। तो क्या क्या कारक है देखिए, जल की आपूर्ति पहला कारक होता है, जल की आपूर्ति। सामान्यतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोत या जलाशय जैसे नदियां हो गया, झीलों हो गया, झरनों हो गया के समीप स्थित होती है, जहां पानी की आसानी से मिल सके, यानी पानी जहां पे आसानी से मिल सके वहां पे ये बस्तियां बसती है। ठीक है, ये प्रभावित करती है किस तरह की? जहाँ पर जल होगा वहीं पे बस्तियाँ बसेगी। कहने का मतलब वहीं पे लोग घर बनाएंगे। तो ये जल की आपूर्ति एक तरह से प्रभावित करता है कि अपने सामने ही घर बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भूमि। भूमि देखिए भूमि किस तरह से प्रभावित करता है बस्तियों को, वो देखते हैं। मनुष्य अपने बसने के लिए उस स्थान का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि के लिए उपयुक्त तथा उपजाऊ होती है। कहने का मतलब है कि मानव कहाँ पे अपना निवास करना चाहेगा। और ये ग्रामीण बस्ती की बात कर रहे हैं, आप लोग शहरी बस्ती में मत चले जाइए कि वहाँ पे अच्छा सुविधा ये वो नहीं, भूमि के आधार पर देख रहे हैं हम लोग। भूमि किस तरह से प्रभावित करते हैं उसको देख रहे हैं। तो इसमें देखेंगे क्या कि भूमि जहाँ की कृषि के लिए अच्छी हो, ठीक है, मतलब उपजाऊ हो, उपयुक्त हो, वहाँ पे बस्ती बनाना लोग पसंद करेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या है। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जाती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के समीप, निम्न भागों एवं तटवर्ती मैदान के निकट बस्तियां बसाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यूरोप में जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पे निचले दलदली के जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ बस्ती नहीं बसाई जाती, क्योंकि वहाँ उपजाऊ भूमि नहीं है, दलदली क्षेत्र है। तो कैसे बसाएंगे लोग वहाँ पे? कुछ अपना कार्य भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं, ना घर बनाने के लिए बन सकता है। दलदली क्षेत्र है दोस्तों, दलदली क्षेत्र आप लोग समझते होंगे। तो वहाँ पे घर बनाने के लायक भी नहीं है और वहाँ पे कुछ भी किसी भी तरह का कृषि कार्य के लिए भी उपयुक्त भूमि नहीं है, इसीलिए नहीं बसाया जा सकता है। ठीक है, और वही चीज़ देखिए, जबकि क्या बोल रहा है,
दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदियाँ, घाटियाँ, निम्न भागों में तटवर्ती मैदान के निकट बस्तियाँ बसाते हैं। कहने का मतलब यहाँ जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी कहने का मतलब हमारा भारत हो गया। तो देखिए भारत में क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया भारत एक हो गया। तो इसमें देखिए नदी घाटिया के निम्न भागों तटवर्ती भागों में मतलब बस्तियाँ बसाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि नदी घाटी के क्षेत्र में आप लोग देखे होंगे दोस्तों, घर अधिक नहीं पाया जाता है लेकिन बस्ती होती है, क्योंकि वहाँ पे सुविधा वो लोग को पानी मिल जाता है और कुछ ऐसे भूमि होती हैं जहाँ पे कि वो लोग खेती भी कर सकते हैं। और तटवर्तीय क्षेत्र में, तटवर्तीय क्षेत्र कहने का मतलब है कि तट कहने का मतलब समुद्री तटवर्तीय क्षेत्र कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, समतल भूमि पाया जाता है, उपजाऊ भूमि भी होती है। सबसे बड़ी बात होती है समतल भूमि, इसीलिए बस्तियाँ बसती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ऐसे क्षेत्र नम चावल कृषि के लिए सहायक है, यानी कि यहाँ पे नमी भी होती है, चावल की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो चलिए ये दूसरा था, और तीसरा क्या है प्रभाव वो देखते हैं। उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र किस तरह से प्रभाव अपना डालता है ये देखते हैं। तो मनुष्य ने अपने रहने के लिए उच्च क्षेत्र को इसीलिए चुना है कि बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके। कहने का मतलब उच्च भूमि क्षेत्र में क्यों बसना पसंद करते हैं, क्योंकि अक्सर बाढ़ उड़ आते रहती है। जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे क्या करते हैं लोग, उच्च भूमि क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं। जैसे कि क्या बोले, पहाड़ हो गया, पर्वत तो नहीं कह सकते, पर्वत में तो ठंडा हो जाती है, उससे थोड़ा पठारी क्षेत्र हो गया, उसमें बसना पसंद करते हैं क्योंकि बाढ़ उड़ से बच सकें। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मकान व जीवित सुरक्षित रहे, और क्या उससे बच सके, और जिससे कि मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण सामग्री किस तरह से प्रभावित करता है, मानव बस्तियाँ के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धियां भी एक महत्वपूर्ण कारक है। किस तरह से, जहां लकड़ी मिलता हो, जहां पत्थर आदि आसानी से मिलते हो, मनुष्य अपनी बस्तियां बसाना पसंद करता है। कहें क्योंकि ईंधन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे लकड़ी मिलेगा वहाँ पे लोग बसना पसंद करें। पत्थर जहाँ पे होगी वहाँ पे, क्योंकि क्या पत्थर, यहाँ पे पत्थर लिखा हुआ है तो पत्थर कैसे, गृह निर्माण में पत्थर का उपयोग होता है, आसानी से मिल जाएगा तो वहाँ पे आसानी से ये अपना घर बना सकते हैं, इसीलिए। चलिए आगे, चीन के लोएस क्षेत्र में वहाँ पे निवासी कंदराओं में मकान बनाना पसंद करते हैं। चीन जो लोएस क्षेत्र है वहाँ पे निवासी, वहाँ के निवासी कहाँ पे ये बनाना पसंद करते हैं, कंदराओं में मकान बनाना पसंद करते हैं। अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे। ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो हिमखंडों से इग्लू का निर्माण करते थे। इग्लू का निर्माण आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, इग्लू का किस लिए निर्माण करते थे, अपना ठंड से बचने के लिए। ठीक है, चलिए और पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या, सुरक्षा। सुरक्षा किस तरह से प्रभावित करता है, राजनीतिक आर्थिक युद्ध, पड़ोसी समूहों और उपद्रवी होने के स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियाँ एवं द्वीपों पर बसाया जाता है। भारत में अधिकतर किले ऊंचे स्थानों में अथवा पहाड़ियों में स्थित है। कहने का मतलब है कि सुरक्षा सबसे ज़रूरी है दोस्तों हम लोग के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन का बचाव के लिए। तो सुरक्षा जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे बसेंगे। कैसे, राजनीतिक आर्थिकता कह सकते हैं, एक राजनीति भी हो सकती है। युद्ध होगा तो युद्ध से कैसे बचा जा सकता है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र में रहेगा तो दूर से ही देख सकते हैं हम लोग कि हाँ मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है वो लोग, या पड़ोसी समूह या पड़ोसी देश या पड़ोसी बस्ती का कोई भी आएगा आक्रमण करने तो आसानी से देख सकते हैं। तो वो सब सुरक्षा होना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया गया है, भारत में जितने भी किला है वो ऊंचे स्थानों में, क्योंकि वो लोग दूर से ही देख लेते थे। ऊंचे स्थानों में होता था कि दूर से ही देख लेते थे क्या, कि कोई आ रहा है मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ऊंचे स्थान में बसा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए,
नगरों में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण का वर्णन करें। नगरों में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण का वर्णन करें। तो नगर का बात हो रहा है यहाँ पे, ग्रामीण का नहीं दोस्तों। तो नगरों की जनसंख्या में वृद्धि के निम्न प्रमुख कारण है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं के उपलब्धता के लिए, मतलब जीवन में भौतिक सुख सुविधा कहने का मतलब क्या हो गया? हमारे लिए अच्छा सुविधा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा शिक्षा मिले, ये सब सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं? शहर में अपना घर बनाना पसंद करते हैं। विभिन्न क्षेत्र से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर लोग क्या करते हैं? नगर की ओर प्रस्थान करते हैं, प्रवास करते हैं। ठीक है, इस सब कारण की वजह से। और क्या होता है कि रोजगार की उपलब्धता, नगरों में आसानी से रोजगार मिल जाती है नगरीय क्षेत्र में, इसीलिए नगरीय क्षेत्र में प्रवास करते हैं लोग। शैक्षणिक सुविधाएं, वहाँ पे पढ़ने लिखने की अच्छा सुविधाएं होती है, इसीलिए प्रवास करना पसंद करते हैं। फिर विवाह संबंध तथा अन्य सामाजिक नैतिक कारणों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। नगरों की विशिष्ट जीवन शैली तथा सामाजिक गतिशीलता के आकर्षित होकर शहरों की ओर प्रवास करते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछता है सघन बस्तियां एवं प्राकीर्ण बस्तियां। सहंत लिखा हुआ है, सहंत और सघन कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही होता है। या घना लिखें या सघन लिखें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या है सघन बस्तियां और प्राकीर्ण बस्तियां में अंतर। तो दोनों में अंतर बताएं, लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये हो गया सहन बस्तियां और ये है प्राकीर्ण बस्तियां, ठीक है। तो क्या अंतर है? तो देखिए फर्स्ट अंतर क्या है कि इन बस्तियों में लोग के निवास स्थान एक दूसरे से सटे होते हैं। सहन बस्तियां कहने का मतलब लोग का घर क्या होता है? सटे हुए होता है, इस तरह के एकदम नज़दीक होता है, ठीक है। और देखिए प्राकीर्ण बस्तियों में क्या होता है? इन बस्तियों में लोग का निवास स्थान दूर दूर होता है। कहने का मतलब एक घर यहाँ तो 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 एक घर यहाँ, दूर दूर होता है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है जो सहंत और प्राकीर्ण लिखा हुआ है उसका मतलब ही होता है दूर और नज़दीक, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। यह किसी जलाशय के आसपास विकसित होती है और यह किसी जलाशय, सहंत बस्तियाँ किसी जलाशय के आसपास विकसित होती है। और जो प्राकीर्ण बस्तियाँ होता है ये प्राय गिरजाघर हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया तथा एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। और तीसरा अंतर क्या देखते हैं? ऐसी बस्तियाँ नदी घाटियों तथा उपजाऊ मैदानों में अवस्थित होती है। और प्राकीर्ण बस्तियाँ कैसा? ऐसी बस्तियाँ पर्वतीय पठारों क्षेत्र में अवस्थित होती है। पठार या पर्वत क्षेत्र में आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे बस्तियाँ दूर दूर पाई जाती है, घर दूर दूर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, 1 नंबर पूछ सकता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, तो ये तीनों क्वेश्चन 1 नंबरी क्वेश्चन है, बोले तो सिर्फ 1 नंबर के लिए, ठीक है, कहीं 2 नंबर के लिए दे सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगर को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो उसे क्या कहा जाता है? यानी ऐसे बस्तियां जहाँ की जनसंख्या क्या है? मुख्य नगर और उपनगर को मिलाकर 1 करोड़ से कितना होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो ऐसे बस्तियां क्या कहते हैं? तो उससे बस्तियां को मेगा सिटी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो कितने मिलियन थे 2006 के प्रारंभ में, शुरू में? तो कितने मिलियन सिटी थे? 40 मिलियन सिटी थे, ठीक है, 40 मिलियन सिटी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्र के मेगा सिटी का नाम बताइए। तो मिस्र का मेगा सिटी का नाम क्या है? काहिरा है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सिखाइए और कुछ नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।